बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 10th का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 10 में से है। हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, जिसका नाम था एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बेटा यकीनन आपको जो मैंने पहले दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, एक वो था, और दूसरा था ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। यकीनन आपने वो तैयार भी किया होगा और उसको मतलब लिखा भी होगा, प्रैक्टिस भी की होगी। और मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दी थी हाउ टू फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड्स एंड कॉन्जुगेट बेसिस। तो यकीनन आपने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, और जो उसमें प्रॉब्लम 10.1 था वो भी यकीनन आपने डिस्कस किया होगा। तो बेटा बात यह है कि जो भी काम आप लोगों को बताया जाता है, काम करने के लिए समझाया जाता है, आप लोग उसको कॉन्शियस होके, सीरियस होके उसको किया करें, शौक़ के साथ किया करें। तो बेटा बाद में आप लोगों के लिए ही बर्डन हो जाएगा, आप लोगों के लिए ही मसला बनेगा। आप लोगों के लिए जब काम ज़्यादा हो जाएगा, हाउ विल यू मैनेज, आपके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये जो चैप्टर है ये तब समझ आता है अगर आप इसको साथ साथ तैयार करते जाएं, साथ साथ इसको लिखते जाएं। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को ये मिसाल देता आ रहा हूँ कि आप लोग 3 दिन का खाना एक दिन में नहीं खा सकते। खा सकते हैं? नहीं खा सकते। क्यों? बर्डन हो जाएगा। सेम है। तो आप लोग भी अगर मतलब 3-4 लेक्चर मिस करके आप सोचें कि फिर हम एक दिन बैठ के सारा तैयार कर लेंगे, या पूरा चैप्टर हम बाद में बैठ के एक दिन में कर लेंगे, इट विल बी सो डिफ़िकल्ट फॉर यू स्टूडेंट्स, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो बेहतर यही है ना कि आप थोड़ा थोड़ा डेली का काम डेली करते जाएं, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। और सबसे बढ़कर आप लोगों की सेहत है, आपकी हेल्थ है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। तो आप लोग अपनी सेहत का ख्याल रखा करें। इस तरह का पता है आजकल कि कोरोना की वजह से बहुत सारे मसाइल आ रहे हैं, तो आप लोगों को घर में रहना चाहिए और अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और माँ बाप की बात माननी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इजी और माय फेवरेट टॉपिक, लोएस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। क्योंकि 2 कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो आज हम तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ने लगे हैं, लोएस्ट कॉन्सेप्ट। इसको लेविस कॉन्सेप्ट भी पढ़ा जाता है। तो ये किसने बताया? ये साइंटिस्ट था, इसका कंप्लीट नेम था G.N. लोइस। ये साइंटिस्ट का नाम है बेटा, G.N. लोइस। G.N. लोइस ने 1923 में ये कॉन्सेप्ट बताया था। जब ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट, वो भी 1923 में था, उसके कुछ ही अरसे के बाद इसने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया था। अच्छा, इसने कैसे स्टार्ट किया था? इसने सबसे पहले स्टडी किया किसको? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को। फिर स्टडी किया ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट को स्टडी किया उसने, तो उसमें सिर्फ आपको भी पता है प्रोटॉन ट्रांसफ़र थ्योरी थी। उसमें हाइड्रोजन आयन की बात हो रही थी कि वो हाइड्रोजन जो एक डोनेट कर रहा होता है, एसिड डोनेट कर रहा होता है और बेस एक्सेप्ट कर रहा होता है। तो इसने क्या किया? इसने कहा मैं थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, कोई डिफरेंट कॉन्सेप्ट दूंगा, इससे हटकर कोई कॉन्सेप्ट दूं। तो इसने क्या किया? प्रोटॉन के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं दिया। इसका जो अपना कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसने इलेक्ट्रॉन के रिलेटेड, इसको इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर, इसका जो कॉन्सेप्ट था दैट वाज बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। इसने इलेक्ट्रॉन पेयर के बारे में बताया था। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर से रिलेटेड है। इसने एसिड और बेस को इलेक्ट्रॉन पेयर के लिहाज से डिफाइन किया। क्या कहा इसने? अकॉर्डिंग टू लोइस, इसके मुताबिक क्या है बेटा? एसिड इज़ आ सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इज़ अ सब्सटेंस which can
accept a pair of electron। इसने ये कहा कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अकॉर्डिंग वाइल अब इसने बेस के बारे में भी बता दिया, वाइल इसके अकॉर्डिंग बेस क्या चीज़ है, बेस इज अ सब्सटेंस, बेस भी एक सब्सटेंस है सब्सटेंस में भी मॉलिक्यूल और आयन, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, जैसे मैंने ऊपर लिखा है which can donate a pair of electron। यानी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक्सेप्ट करता है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इसने मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की कि एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है और बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो आपको पता है कि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर। ये आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में भी पढ़ा था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि एसिड के लिए, एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इसको मैं लिख दूंगा कि एसिड क्या होता है, एक्सेप्टर, और बेस क्या होता है, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो क्या होगा, डोनर। यहां पर मैं लिख भी सकता हूं कि एक्सेप्टर कौन सा है, विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करेगा which can accept a pair of electron, डोनर क्या होगा, which can donate a pair of electron। यानी जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो डोनर, जो एक्सेप्ट करेगा वो एक्सेप्टर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पैदा होता है बेटा कि विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टर कौन सा होना चाहिए, कैसा सब्सटेंस होना चाहिए, कौन एक्सेप्ट करेगा और कौन डोनेट करेगा। बेटा ये कॉमन सेंस है। एक्सेप्ट तो वही करेगा ना जिसके पास वेकेंट स्पेस होगी, जिसके पास वैकेंसी होगी, जिसका कोई ऑर्बिटल एम्प्टी होगा, जिसके पास जगह होगी, वही अकोमोडेट करेगा ना। तो हम लिख देते हैं कि एक्सेप्टर तो वो होगा, तब एक्सेप्ट करेगा जब वो उसका, जब तक उसका एम्प्टी ऑर्बिटल ना हो। दो द सब्सटेंस विच हैज एन एम्प्टी ऑर्बिटल, जिसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, जिसके पास स्पेस होगी, हम इसको इस तरह कहते हैं। और जिसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उसका नाम क्या रखेंगे हम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ये भी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जिसके पास
इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, यानी इन अदर वर्ड्स विच हैव इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी वही होता है ना जिसका ऑक्टेट क्या होता है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। तो ये बात भी क्लियर हो गई। तो देखिए मैंने कितनी बातें आपको यहाँ से बता दी कि ये हम बात कर रहे थे एक्सेप्टर की। एक्सेप्टर एक ऐसा सब्सटेंस होगा, ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जिसका कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी हो, उसमें वैकेंसी हो, वैकेंट स्पेस हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा। इनकम्प्लीट ऑक्टेट जिसका होगा वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और उसका नाम हम रखेंगे एक्सेप्टर। ऑन द अदर हैंड आप डोनर की बात करते हैं, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो डोनेट करेगा, कौन डोनेट करेगा? डोनेट तो वही करेगा ना जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो और जिसका ऑक्टेट भी क्या हो, कंप्लीट हो। यानी इन अदर वर्ड्स मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ कि डोनेट तो वो करेगा विच हैज़ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं इसको कह सकता हूं, यहां पर मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और डोनर क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो। मैं इसको समझाने के लिए लिख सकता हूं, डोनर मस्ट बी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन रिच। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है। बेटा आपने ये कॉन्सेप्ट क्लास 9th में भी पढ़ा था। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसको बोलते हैं यानी जब कोई भी मॉलिक्यूल है उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का मतलब यहाँ पर होगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर की बात करेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होता, यानी इसको कह सकते हैं अनशेयर्ड पेयर, जो शेयरिंग में इन्वॉल्व ना हो, उसको बोलते हैं लोन पेयर। हमने इसकी एग्जांपल्स भी क्लास 9th में पढ़ी हुई हैं पहले। यानी जिसके पास लोन पेयर होगा वो डोनर होगा, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा या जिसका एम्प्टी ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, एक्सेप्टर होगा। तो जब तक एक्सेप्टर ना हो तब तक डोनर अपना पेयर डोनेट नहीं कर सकता। यानी एक डोनर भी होना चाहिए और एक एक्सेप्टर भी होना चाहिए। तो जब तक डोनेट नहीं करेगा दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जब तक दूसरा एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक डोनेट नहीं कर सकेगा। दोनों का एट अ टाइम होना ज़रूरी है, एक डोनर होना चाहिए और एक एक्सेप्टर होना चाहिए। यानी ये दो होंगे तब ही हम कह सकते हैं कि एक एसिड बनेगा और दूसरा बेस बनेगा। तो इसकी बेहतरीन एग्जांपल हम आज यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि डोनर और एक्सेप्टर की। यहाँ पर मैंने डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी एग्जांपल यहाँ पर मैं समझाऊंगा, जो कि आपने प्रीवियस क्लास में भी वो एग्जांपल डिस्कस की हुई है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आज की, जो हम लोएस कॉन्सेप्ट में डिस्कस करने लगे हैं। जी बेटा, तो अब हम इसकी एग्जांपल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब हम ऐसे मॉलिक्यूल लेके आएंगे जिसमें हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि इसमें से लोएस्ट एसिड कौन सा है और लोएस्ट बेस कौन सा है।
तो वो कहता है कि इसके लिए कौन सी एग्जांपल होनी चाहिए। मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल लिखता हूँ। रिएक्शन बिटवीन अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला आपको पता है NH3, अमोनिया गैस। जब हम अमोनिया का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3, बी से बोरॉन और फ्लोरीन F, ट्राइफ्लोराइड, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। इनके दरमियान अगर हम रिएक्शन कराएं तो हमें ये पता चल जाएगा कि इनमें लोएस्ट एसिड कौन सा है और लोएस्ट बेस कौन सा है। बेटा ये वो एग्जांपल है जो आपने क्लास 9th में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड वहाँ पर पढ़ी थी। सेम वही एग्जांपल है, सेम स्ट्रक्चर होगा, वही कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करते हैं। वो कहते हैं जब अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो इनमें से एक लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करेगा और एक लोएस्ट बेस के तौर पे एक्ट करेगा। तो देखते हैं कि एसिड कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा। तो पहले मैंने अमोनिया लिखा है तो पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ NH3। अब बेटे यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि क्लास 9th में आपने पढ़ी हुई हैं। तो मैं पहले अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये हमारे पास आ गया बेटा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं 5 और साथ 3 हाइड्रोजन है, तो इसका हमने डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो साथ 3 हाइड्रोजन है, ये मैंने 5 डॉट बना दिए। अच्छा, ये आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले डॉट बना दें या पहले क्रॉस बना दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब क्लास 9th में आपने पढ़ा था, वहाँ सेंटर में डॉट थे, बाहर क्रॉस थे। अब इस आपकी 10th की बुक में सेंटर में पहले क्रॉस हैं, बाद में साइड पे डॉट हैं। नो इश्यूज़, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। आप पहले डॉट बना लें बाद में क्रॉस बना लें, या बाद में पहले क्रॉस बना लें बाद में डॉट बना लें, यानी इट्स अप टू यू। तो इसीलिए ये नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये बना दिए मैंने, 3 4 5। और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। ईच हाइड्रोजन कंट्रीब्यूट 1 इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्रॉस बना देंगे। ये देखिए मैंने ये बना दिया जी आपके सामने, ये देखिए हाइड्रोजन, ये बना दिया, ये भी हाइड्रोजन, और ये डॉट था, इसके साथ भी क्रॉस लगाकर हाइड्रोजन। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सेंटर में ऊपर डॉट बनाएं, आप ये डॉट साइड पे भी बना सकते हैं। अब आपकी बुक में ये डॉट जो है वो साइड पे बना दिए हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया कि आप जिस तरह मर्जी बना दें, कोई इशू नहीं होगा। अब उसने ऐसे बनाया हुआ है स्ट्रक्चर कि जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो इधर लगाए हुए हैं, यहाँ पर क्रॉस लगाया हुआ है, क्रॉस लगा के हाइड्रोजन लगा दें, ये हाइड्रोजन आ गया जी हमारे पास। ये देखें, ये अमोनिया का स्ट्रक्चर बन गया NH3 का। इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास ये 2 1 3, ये 2 ये हो गए, 1 2 3 ये हो गए, 2 और 3 5। अब एक एक क्रॉस लगा के हाइड्रोजन लगा दे, ये NH3 का स्ट्रक्चर बन गया, जिसको आप डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अमोनिया। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ आपके सामने। बोरॉन अब आ गया जी बेटा। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3। बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी बोरॉन, सेम इसके भी 1 2 3 मैंने डॉट बना दिए। अब साथ क्या है, फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन बनाएंगे साथ हम, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन।
अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपने 7 क्रॉस बनाने हैं। ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7। सेम यहाँ भी डॉट के साथ क्रॉस और बाकी 2 बना देने हैं साइडों पे। ये देखें 7। सेम फ्लोरीन के साथ भी आपने बना देने हैं। यहाँ भी ये 7 7। ये बोरॉन ट्राईफ्लोराइड बन गया। यानी अब अमोनिया और बोरॉन ट्राईफ्लोराइड ये 2 मॉलिक्यूल हैं। अब जब इनका आपस में रिएक्शन कराया जाता है तो तब पता चलता है कि इनमें एक लोएस एसिड है और दूसरा लोएस बेस है। अब इसको देखना ये है कि इसमें जब इन दोनों को हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा, ये देखें, ये मैंने प्लस लगा दिया, ये दोनों आपस में अब रिएक्शन करेंगे। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, एरो लगाएंगे कि आपस में ये रिएक्शन कर रहे हैं। अब इस रिएक्शन में ये देखना है वही बात कि डोनेट कौन करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा। अगर मेरी बात आपको मतलब पहले समझ आई है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर देखिए बेटा बोरॉन है। अब बोरॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे पहले, 3 इलेक्ट्रॉन पहले थे। एक इस फ्लोरीन ने शेयर किया, कितने हो गए 4। एक इस फ्लोरीन ने शेयर किया, कितने हो गए 5। एक इस फ्लोरीन ने शेयर किया, कितने हो गए 6। यानी 3 बोरॉन के अपने थे और 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 पहले थे, 3 बाद में आ गए, कितने हो गए 6। यानी अभी भी देखा जाए तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बोरॉन को अगर देखा जाए अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यानी मैं कह सकता हूं इस बोरॉन का एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, इसके पास वैकेंसी है, इसके पास वेकेंट स्पेस है, ये अकोमोडेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब इसको देखें, NH3 में वहाँ पर सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, यहाँ पर सेंट्रल एटम बोरॉन था। ठीक है, अब सेंट्रल एटम नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। कैसे, 5 इलेक्ट्रॉन उसके अपने थे, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इस हाइड्रोजन ने शेयर किया, 6 हो गए। एक इस हाइड्रोजन ने शेयर किया, 7 हो गए। एक इस हाइड्रोजन ने शेयर किया, 8 हो गए। यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद भी एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखें आपको दिखाई दे रहा है, बच गया है। यानी हम एरो लगाकर रिएक्शन में ये बताएंगे कि इसमें डोनेट कौन करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा। सेम आपने ये स्ट्रक्चर दोबारा ड्रॉ करना है। यहाँ पे नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, ये मैंने बना दिए। दोबारा स्ट्रक्चर बनाऊंगा, क्लियर हो जाएगा। एक इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इसने, एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इसने, एक तीसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इसने। ये अमोनिया का स्ट्रक्चर प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बोरॉन ट्राईफ्लोराइड का भी स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा। BF3, बोरॉन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे उसके अपने। एक फ्लोरीन ने शेयर किया, एक दूसरे फ्लोरीन ने शेयर किया, एक तीसरे फ्लोरीन ने शेयर किया। अब फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 होते हैं, एक मैंने क्रॉस बना दिया है, ये 7 पूरे करने हैं आपने, ये 6 और लगा दें। सेम हेयर 1 ये है, बाकी इधर लगा दें, ये 2 एक साइड पे, हर साइड पे 2 लगाते जाएं। ये देखें 2 ये 2 ये 2 ये और एक ये बन गया। अब इसमें यानी इन दोनों का ये एरो मैंने लगाया है कि ये रिएक्शन हो रहा है। रिएक्शन होने के बाद ये देखा जाएगा कि डोनेट कौन करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा। तो बेटा जाहिर सी बात है, अब मैंने आपको समझा दिया। नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, बोरॉन को, फॉर रिएक्शन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो अकोमोडेट कर सकता है इजीली, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये शेयरिंग करने के बाद भी अभी भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा किसको, सेंट्रल एटम बोरॉन को। ये एरो शो करना है आपने कि डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन, एक्सेप्ट कौन करेगा, बोरॉन। चलें जी, अब जो डोनेट कर रहा है इसका नाम क्या रख देंगे हम, जो डोनर होता है, हमने वहाँ पर पढ़ा है
कि जो डोनेट करेगा वो बेस होगा, आप कहेंगे इसको लोएस्ट बेस। ये लोएस्ट बेस के तौर पे एक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये डोनर है। और ये किसके तौर पे एक्ट करेगा? लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करेगा, क्योंकि ये एक्सेप्टर है। ठीक है, ये एक्सेप्टर है, वो डोनर था, ये एक्सेप्टर है। तो इनका आपस में जब रिएक्शन होगा तो ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, फिर हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेम जैसे हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। नाइट्रोजन, ये लोन पेयर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर दोबारा से ड्रॉ करना है हमने, जैसे वहाँ ड्रॉ किया है। ये देखें, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये अमोनिया बन गया। अब ये डोनेट करेगा और बोरॉन क्या करेगा? एक्सेप्ट। ये डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान हम एक स्मॉल एरो लगाते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की, जो कि बिल्कुल बेहतरीन एग्जांपल थी, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये देखिए, स्मॉल एरो बिटवीन डोनर एंड एक्सेप्टर, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। सेम अब इधर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, बोरॉन साथ फ्लोरीन बना दें, जैसे पहले आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, सेम स्ट्रक्चर चेंज नहीं करना, जैसे वहाँ पहली दफ़ा बनाएंगे हर स्टेप में वैसे ही बनाते जाएंगे आप। ये देखें, ये क्रॉस लगा के यहाँ भी सेम, ये इन दो के दरमियान रिएक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा जी, अब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो गया, अब प्लस का साइन नहीं लगाएंगे। अब इन दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते थे स्क्वायर ब्रैकेट, आपको पता होगा स्क्वायर ब्रैकेट लगाते थे। तो यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट में इन दोनों को क्लोज कर देता हूँ, ये स्क्वायर ब्रैकेट इधर भी और इधर भी। जी, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, यानी कि हम शो करेंगे कि नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसको? बोरॉन को, और बोरॉन क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो ये स्मॉल एरो, छोटा सा एक एरो लगा देना है आपने, फ्रॉम डोनर टुवर्ड्स एक्सेप्टर। तो आपने यहाँ पर अब प्लस नहीं लगाना, इस स्टेप में भी प्लस लगाना है कि दोनों जब रिएक्शन करेंगे, ऐड होंगे, तो क्या होगा? दूसरे स्टेप में शो करना है कि एक डोनेट करेगा और एक्सेप्ट करेगा। डोनेट कौन करेगा? नाइट्रोजन। वहाँ से एरो शो करना है किसकी तरफ? बोरॉन की तरफ। ये एरो बना देना है कि यहाँ से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और कहाँ जाएगा? बोरॉन के पास, बोरॉन उसको एक्सेप्ट करेगा। और फिर एरो लगाकर तीसरे स्टेप में बता देना है स्क्वायर ब्रैकेट में कि अब इन दोनों में एक डोनेट कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है? एक्सेप्ट। तो जो डोनेट कर रहा है तो वो क्या है? लोएस्ट बेस, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लोएस्ट एसिड। तो आप कह सकते हैं इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना, अब ये प्रोडक्ट बन गया है, तो इसको क्या बोलते हैं? कौन सा बॉन्ड है ये? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसका नाम है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और ये जो प्रोडक्ट बन गया है हमारे पास, इसका भी एक नाम रख दिया उन्होंने, इसका नाम रख दिया एडक्ट। एडक्ट, ADDUCT, एडक्ट। यानी ये जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास, इसका नाम क्या होगा? एडक्ट। इसको एडक्ट क्यों कहा? एडक्ट का मतलब है एडिशन प्रोडक्ट, यानी दो चीज़ें ऐड हुई आपस में, एक चीज़ लोएस्ट बेस, एक लोएस्ट एसिड, दोनों आपस में जब ऐड हुए, उनके ऐड होने से जो एक प्रोडक्ट बना, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से जो चीज़ हमें मिली, जो प्रोडक्ट मिला, उसका नाम क्या रख दिया? एडक्ट। एडक्ट का मतलब क्या है? एडिशन प्रोडक्ट। यानी कि ये देखा जाए तो ADD ऐड, ये ऐड एडिशन से आया है, एडिशन,
और UCT ये कहाँ से आया है? प्रोडक्ट से। ये एडिशन प्रोडक्ट, ऐड होने के बाद जो प्रोडक्ट बना है, ठीक है। तो इसके फर्स्ट 3 वर्ड्स ऐड, इसके लास्ट 3 वर्ड्स क्या हैं? UCT। तो इनको मिला दें अगर तो क्या बन जाएगा? एडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास क्या बना? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना। यानी लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है, हम इसको बोलते हैं कि ये एक अब सिंगल प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं सिंगल स्पीशी। ये जो एडक्ट है ना, एक्चुअली दिस इज सिंगल स्पीशी। सिंगल स्पीशी कैसे है कि अब दोनों चीज़ें आपस में कोऑर्डिनेट हो गई हैं, आपस में मिल गई हैं, उनको हमने इसीलिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है कि अब ये एक ही चीज़ है, ये एक ही प्रोडक्ट है, ये एक ही कंपाउंड है, अब उसका नाम रख दिया हमने एडक्ट। तो एक सिंगल स्पीशी है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे कि द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी एसिड बेस, लोएस्ट बेस एंड लोएस्ट एसिड रिएक्शन इज अ सिंगल स्पीशी। कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो जो उसका प्रोडक्ट बनता है, उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो क्या रखा गया है? एडक्ट रखा गया है। ये कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इसको मैं कह सकता हूँ अब अमोनिया किसके तौर पे एक्ट कर रहा था? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। एक होता है इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और दूसरा क्या है? बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो जब आपस में एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनता है? प्रोडक्ट मिलता है हमें, उसका नाम क्या रखा? एडक्ट। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी एसिड और बेस जब भी रिएक्शन करेंगे, यहाँ पर तो सिर्फ बात की गई है वैसे लोएस्ट एसिड और लोएस्ट बेस की, तो उसका नाम क्या रखा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लोएस्ट एसिड बेस कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप उसमें बताते हैं कि व्हेन लोएस्ट एसिड एंड लोएस्ट बेस रिएक्ट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड एडक्ट, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसकी डेफिनेशन भी हो गई। अच्छा जी, ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहूँगा कि लोएस्ट एसिड मैंने कहा एक्सेप्टर होता है, तो इसको कैसे याद रखेंगे? स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो डोनर है वो एसिड होगा या जो एक्सेप्टर है वो एसिड होगा? तो कन्फ्यूजन थोड़ी सी आती है क्योंकि वो ब्रांसलेट लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ के आए होते हैं, उसमें थोड़ा चेंज है, डिफरेंट है उससे ये। तो उसमें आपने याद रखना ये है कि एक्सेप्टर, ए से एक्सेप्टर और ए से एसिड, यानी ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड, यानी एसिड हमेशा एक्सेप्टर होता है, बाकी बचा बेस वो डोनर होगा। तो अल्टीमेटली ये बात थी। ये सिंपल एक एग्जांपल थी। अब दूसरी एग्जांपल आपके बुक में दी गई है हाइड्रोजन आयन की। अमोनिया के साथ किसकी एग्जांपल दी गई है? हाइड्रोजन आयन की। अब वो एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया, ये एग्जांपल नंबर 2 होगी हमारी, सेकेंड एग्जांपल, ठीक है। अब इसका रिएक्शन, ये एग्जांपल भी आपने बेटा क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर ही ऐड करके लिख देता हूँ। व्हेन अमोनिया रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन, यानी इसको हम प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ही मैं ऐड कर देता हूँ इसको, क्योंकि स्ट्रक्चर बना हुआ है, दोबारा ना बनाना पड़े मुझे। अब अमोनिया का स्ट्रक्चर तो वैसे आएगा NH3, आपको पता है। अब इसका आपने रिएक्शन कराना है किसके साथ? हाइड्रोजन आयन के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। इसको प्रोटॉन भी बोलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जब आपस में रिएक्शन होगा, जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे, तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, वो ऑलरेडी कैटाइन है, तो ये एक्सेप्ट करेगा सेम। तो इनका जब रिएक्शन होगा, पहले स्टेप में इनको हम प्लस करेंगे, दूसरे स्टेप में बताएंगे कि डोनेट कौन करेगा और
एक्सेप्ट कौन करेगा। यहाँ पर देखें, यह मैंने हाइड्रोजन प्लस लिख दिया, तो इसमें आपको पता है डोनेट कौन करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा। ये स्ट्रक्चर मैंने वैसे बना हुआ था पहले से, उसको बना दिया। और ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा और हाइड्रोजन आयन यानी प्रोटॉन क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा जब इनका रिएक्शन होगा। तो जब ये डोनेट करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, तो स्ट्रक्चर यहाँ पर भी सेम, मैं चेंज कर देता हूँ इसको लिखने का तरीकाकार थोड़ा सा चेंज है कि ये जो हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का चार्ज है बेटा, ये आपने ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लगाना है। यहाँ पर आपने जस्ट हाइड्रोजन लिखना है H, ये प्लस का चार्ज बेटा ऊपर आएगा, यहाँ पे, यहाँ ऊपर लगाना है। अगर आपने यहाँ लगा दिया तो आपका सारा स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, इस बात का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि अब ये एक मॉलिक्यूल बन गया। अगर देखा जाए तो पहले NH3 था, अब एक हाइड्रोजन आयन और आ गया, तो क्या बन जाएगा, NH4 प्लस अमोनियम आयन बन जाएगा, अमोनियम आयन NH4 प्लस, NH4 प्लस इसका नाम है अमोनियम आयन। पहले अमोनिया था इसका नाम, अब क्या बन जाएगा, अमोनियम। अब ये अमोनियम आयन बन गया है, अमोनियम आयन। तो प्लस का चार्ज बेटा आपने ख्याल करना है, ऊपर लगाना है। बच्चे कहते हैं सर वहाँ पर तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी थी, वहाँ पर तो हमने कोई, पहले ही जो एग्जांपल बताई है वहाँ तो कोई आपने चार्ज नहीं लगाया। बेटा वहाँ पर तो दोनों न्यूट्रल थे, वहाँ पर तो दोनों न्यूट्रल थे, वहाँ पर तो उसमें देखा जाए तो कोई चार्ज था ही नहीं, लेकिन इसमें एक न्यूट्रल है और एक पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसको हम जो है आपने, इसीलिए जो चार्ज आ जाएगा, अब ये पूरे मॉलिक्यूल का चार्ज है, इसीलिए आपने स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर लिखना है इसको। ये प्लस का जो चार्ज है स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर ही लिखा जाएगा। तो इसमें ये एडक्ट होगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। डोनेट करने वाला हमेशा नाइट्रोजन है, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्सेप्ट करने वाला हाइड्रोजन आयन होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। दूसरे स्टेप में शो करना है कि डोनेट ये करेगा और एक्सेप्ट ये करेगा, एक एरो शो करना है, ऊपर प्लस का साइन लाजमी लगाना है इधर, फिर एरो के बाद बता देना है। तीसरे स्टेप में आपने स्क्वायर ब्रैकेट बना के शो कर देना है कि ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है, फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो इस तरीके से जो डोनेट कर रहा है वो लोएस्ट एसिड और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो लोएस्ट बेस। तो अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। करेक्टरिस्टिक्स में आपने क्या देखना है, मैं आपको यहाँ से ही समझा देता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स लोएस्ट एसिड की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, लोएस्ट बेस की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं, मैं थोड़ी सी डिस्कस कर देता हूँ कि लोएस्ट एसिड आपको पता कैसे चलेगा कि ये चीज़ लोएस्ट एसिड है। तो आपके सामने मैंने आपको पहले बता दिया, एसिड हमेशा एक्सेप्टर होता है, और पहली बात वो चीज़ लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करेगी जिसमें एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जिसका ऑर्बिटल क्या होगा, एम्प्टी होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। यानी उसका जो सेंट्रल एटम है, सेंटर वाला एटम, वो क्या होगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, उसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। क्या हो, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, उसको बोलेंगे लोएस्ट एसिड। उसकी एग्जांपल आपके सामने थी, अभी मैंने एक एग्जांपल दी भी थी, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड BF3, एक और भी है एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3, इसमें सेंट्रल एटम एल्यूमिनियम है, इसमें बोरॉन है। एक और है फेरिक क्लोराइड FeCl3, इसको आयरन क्लोराइड भी कहते हैं। ठीक है, फेरिक क्लोराइड। तो ये वो चीज़ें हैं जिनका सेंट्रल एटम, ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इन सब के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो मैंने आपको बताया है अगर डेफिशिएंसी है तो ये क्या करेंगे, एक्सेप्ट, ए से एक्सेप्टर, ए से एसिड। दूसरी बात मेन ये है बेटा कि मैं जो अब आपको अभी बता भी चुका हूँ, वो ये बताया है मैंने आपको कि जिस तरह ये आपके सामने था कैटाइन, जो सिंपल कैटाइन होते हैं, सिंपल कैटाइन, ये दूसरा पार्ट, जो कैटाइन होते हैं, सिंपल कैटाइन्स, ये भी लोएस्ट एसिड के तौर पे एक्ट करते हैं। क्यों?
क्योंकि जो केटाइन होगा जाहिर सी बात है, लाइक हाइड्रोजन आयन, लाइक सिल्वर आयन Ag+, लाइक सोडियम आयन, लाइक पोटाशियम आयन, लाइक कैल्शियम आयन, ये वो आयन है जिनके ऊपर प्लस का चार्ज है। तो जिनके ऊपर प्लस का चार्ज होगा तो जाहिर सी बात है वो एक्सेप्ट करेंगे। प्लस का साइन ये शो करता है ना, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, डेफिशिएंसी है। दे कैन अकोमोडेट, ये अकोमोडेट कर सकते हैं, दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इनको भी क्या नाम दिया जाता है, लोएस्ट एसिड्स का। और इनमें से कुछ ऐसे हैं, ये मैं जो एग्जांपल्स मैंने लिखी हैं, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, इनकी टेंडेंसी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की थोड़ी कम होती है। दे हैव लिटिल टेंडेंसी, क्योंकि ये सारे के सारे मेटल हैं और रिएक्टिव मेटल हैं, कुछ अल्कली मेटल्स हैं और कुछ अल्कलाइन। जबकि ये जो दो लिखे हैं मैंने, ये दो, इनकी टेंडेंसी ज़्यादा है एक्सेप्ट करने की, क्योंकि ये रिएक्टिव कम होते हैं, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा है इस वजह से। दूसरी बात, ये लोएस्ट एसिड की कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब दो ही हैं लोएस्ट बेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, कि लोएस्ट एसिड किसको कहेंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल और केटाइन। लोएस्ट बेस किसको कहेंगे, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लोएस्ट बेसिस। अब बेटा इसका अपोजिट है ये, लोएस्ट एसिड का अपोजिट कैसे, वहाँ पर मैंने लिखा कि जिनका एम्प्टी ऑर्बिटल हो, यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, एम्प्टी ऑर्बिटल ना हो, यानी हो तो वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल हो, यानी कोई चार्ज ना हो, लेकिन उसके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर तो हो ना इलेक्ट्रॉन का, ताकि डोनेट कर सके, क्योंकि डोनर जो होगा वही बेस होगा। कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ। अमोनिया की एग्जांपल है, NH3 में देखें एक लोन पेयर है। एक और एग्जांपल है हमारे पास अमाइंस। अमाइंस में क्या होता है, R के साथ NH2 लगा होता है, और नाइट्रोजन के ऊपर वैसे ही लोन पेयर होता है। R ये ग्रुप ऑफ एटम होता है, ये अगले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे R क्यों लिखा है हमने, ये अल्काइल ग्रुप होता है NH2। इसी तरह एक अल्कोहल होता है हमारे पास, उसमें भी R के साथ ऑक्सीजन फिर H लगा होता है, ROH। ROH में क्या होता है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, आपको पता है ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। तो ये इसको बोलेंगे अमोनिया, इसको बोलेंगे अमाइंस, इसको बोलेंगे अल्कोहल। वैसे तो ईथर भी है और भी बहुत सारे हैं इस तरह के जिनके पास लोन पेयर है। अब ये आखिरी बात, न्यूट्रल होगा तो उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और अगर वो न्यूट्रल नहीं है, दूसरी बात, यहाँ पर आपने लिखा था सिंपल केटाइंस, इधर उसका अपोजिट क्या होगा, एनाइंस। वहाँ केटाइन थे, यहाँ पर क्या होने चाहिए, एनाइंस। यानी एसिड्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है और बेसिस के लिए क्या चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। एनाइंस मीन नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज वाले कोई भी मॉलिक्यूल है या आयन है कोई, जैसे हाइड्रोक्सल OH-, हाइड्रोक्साइड आयन, उसके ऊपर नेगेटिव है। साइनाइड CN, बेटा ये साइनाइड होता है, साइनाइड, इसके ऊपर भी माइनस का चार्ज है। और एक और चीज़ है क्लोराइड Cl-। ये बेटा वो मैंने चीज़ें लिखी हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है, यानी जो एनाइंस होंगे वो भी लोएस्ट बेस के तौर पे एक्ट करते हैं। जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं लेकिन उनके पास एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो, कम से कम एक से ज़्यादा होने चाहिए, हो सकते हैं, वो लोएस्ट बेस। और अगर एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, तो वो एसिड, क्योंकि एक्सेप्टर होगा। सिंपल केटाइन होंगे तो वो भी एसिड। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हमने लोएस्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ डिस्कस किया। आपने इसको सही तरीके से तैयार करना है, इसके स्ट्रक्चर की ख़ास तौर पर प्रैक्टिस लाजमी बेटा करनी है आपने, ठीक है। इसको तैयार कीजिएगा और इसमें एग्जांपल्स वगैरह हैं वो भी डिस्कस कीजिएगा, और इसको तैयार करने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़।